स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। प्राचीन इतिहास की क्लास 1 में हम लोग पाषाण काल से प्राचीन इतिहास को शुरू करेंगे। इसके बाद क्रम से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास खत्म करेंगे। तो पहली कक्षा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे और रिवीजन क्लास ये है, लेकिन एक तरह से हम लोग कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और समझते हुए पूरे क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसको कम से कम एक मतलब ऐसा मिल जाए कि वो फिर अपनी स्टडी जो किसी किताब से करे अगर तो उसको समझ में आए, ठीक है। और जो रिवीजन के लिए देख रहा है, जिसको आर ओ एरो देना है, यूपी पीसीएस देना है, तो वो रिवीजन के दृष्टिगत इसको देख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल सबसे पहले देखेंगे कि ये डिवीजन किसने किया है, ये नाम किसने दिया है, तो इसके बारे में हमको इधर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जेम्स थॉमसन नामक व्यक्ति ने पूरी इतिहास को जितना भी है, चाहे प्राग इतिहास हो, चाहे आद्य इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, इसको कुछ भागों में बांटा है, जिसमें पहला है पाषाण काल, ठीक है। फिर है कांस्य काल और लौह काल। इन्होंने 3 भागों में इसका डिवीजन किया है। और कैसे डिवीजन किया है, तो उन्होंने संग्रहालय, डेनमार्क संग्रहालय एक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेनमार्क में एक संग्रहालय में मिली वस्तुओं के आधार पे इसका डिवीजन किया था, ठीक है। इसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं उनका नाम है जॉन लुबाक, ठीक है। ये किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, ठीक है। और इन्होंने दो जगह मतलब 2 डिवीजन किया है। पहला है पूर्व पाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल, ठीक है। आगे चलें तो अगले व्यक्ति हमको मिलते हैं, इनका नाम है जॉन लार्टेट। इनका नाम इंपॉर्टेंट किस लिए है, इन्होंने पाषाण काल को, जो पूरा पाषाण काल है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया। किसको किया, तो पूरा पाषाण को 3 भाग में डिवाइड किया। एक का नाम रखा निम्न पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग लोअर पैलेयोलिथिक कहते हैं, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो शॉर्ट में हम एमपी और इसको उच्च को कह लेंगे, ठीक है, या ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो लोअर पैलेयोलिथिक ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर लिए, ठीक। तो ये जॉन लार्टेट थे जिन्होंने इसका डिवीजन इस तरह से किया, ठीक है। तो अब हम लोग को निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ना भी है इस लिहाज से। इसके अलावा कुछ नॉर्मल फैक्ट है जो हम लोग को जानना चाहिए, ठीक। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जीवाश्म कहाँ मिला है, तो ये शिवालिक क्षेत्र में मिला है और पोतवाड़ क्षेत्र में मिला है, ठीक है। प्रथम पाषाण उपकरण मतलब सबसे प्राचीन पाषाण उपकरण कहाँ मिला है, तो ये देखिए, ये बोरी महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहाँ से मिला है। 14 लाख बीसी का ये उपकरण है। यहाँ पे देख लीजिए ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कितना पुराना है, तो 14 लाख पुराना है, ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी में, ठीक है। अगले पे अगर फैक्ट पे चले हम लोग, तो भारत में मानव के पुरातन जीवाश्म कहाँ मिले हैं। देखिए ये उपकरण है, उपकरण मतलब कोई कुल्हाड़ी हो गया, कोई हस्तकुठार हो गया, ठीक है, कोई यंत्र हो गया खोदने का, लकड़ी का, कोई भी लोहे का, ठीक है, या पाषाण का उपकरण। तो सर अब ये समझने वाली बात ऑटोमेटिकली है कि कोई उपकरण जो सबसे प्राचीनतम होगा वो पत्थर का ही होगा, क्योंकि धातुओं का प्रयोग उसके बाद हुआ। तो पहला पाषाण उपकरण हम लोग को बोरी से मिला है। जबकि मानव के पुरातन जीवाश्म ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिला है नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक क्षेत्र से। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है। तो नर्मदा घाटी भी शब्द में दे सकता है, हथनौरा का भी यूज़ कर सकता है। ये किसका है, तो ये होमो इरेक्टस नाम एक युवती है जो होमो इरेक्टस प्रजाति की है। इसको खोजा किसने है, अरुण कुमार सोनकिया ने इसको खोजा है, ठीक है। तो एक 30 वर्षीय युवती का कपाल खोजा है जो होमो इरेक्टस से संबंधित थी। कहाँ खोजा है, तो नर्मदा घाटी में खोजा है, हथनौरा नामक प्लेस पे खोजा है। और जिन्होंने खोजा उनका नाम है अरुण कुमार सोनकिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देख ली हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन डिवीजन की तरफ, ठीक है। तो जो डिवीजन है वो ऐसे है कि पहले है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है वो 6 लाख से 10,000 बीसी तक फैला हुआ है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 बीसी, और फिर नवपाषाण काल 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इनमें क्या है, इनमें डिवीजन है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल है इसको किसने खोजा था। तो मध्य पाषाण काल के पहले साक्ष्य जो खोजे गए थे उन्होंने कार्लाइल महोदय ने खोजा था। इनका पूरा नाम था CL कार्लाइल, ठीक है, इन्होंने खोजा था। और कहाँ से खोजा था, तो विंध्य क्षेत्र से खोजा था 1867 में, ठीक है।
जबकि नव पाषाण काल अगर देखा जाए तो नव पाषाण के 2 जगह से साक्ष्य पाए गए। पहला साक्ष्य जो खोजा था उनका नाम था प्राइमरोस, ठीक है, उनका नाम प्राइमरोस था, और ये लिंग सुगूर एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ से खोजा था। जबकि दूसरा साक्ष्य ला मैसूरिया ने इलाहाबाद की टोंस घाटी से खोजा था। तो ये कुछ नाम, 3 नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम ध्यान रखिए, सीएल कार्लाइल, प्राइमरोस और ला मैसूरिया। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो ये आपके रिवीजन के लिए है, नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए खांचा तैयार हो रहा है, एक तरह से इंफ्रा दे रहे हैं कि आप उस पर फिर रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पूरा पाषाण काल को डिवाइड किया गया 3 पार्ट। तो पूरा पाषाण काल का अगर डिवीजन देखें तो कुल 3 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जॉन लार्टेट ने डिवीजन किया, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ों का एक अनुक्रम है जिसको समझना जरूरी है। पहला क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल में किस तरह के पत्थर यूज हुए थे, तो इसमें क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज़ हुआ था, ठीक है। आगे जाके ये पत्थरों में बदलाव आते गए और क्वार्टजाइट पत्थरों से कुछ और पत्थर जुड़ते गए, इसमें फ्लिंट है, जेस्पर है और चर्ट है, ठीक है। फिर इस सभी पत्थरों में कुछ और पत्थर जुड़ गए जिसका नाम था कैल्सिडोनी पत्थर, ठीक है। अब देखिए किस तरह से उपकरणों के बनावट में चेंजिंग आया है। तो पहले कोर उपकरण थे, ठीक है। कोर उपकरण मतलब कि किसी पत्थर को ऐसे काटा और उसके कोर से यूज़ किया, जैसे ये फिर एक कोर बन गया, ठीक है, इसको यूज़ किया, इसके किनारे को यूज़ किया। फिर क्या हुआ, फिर फलक उपकरणों का काल आ गया। तो फलक उपकरण क्या होते हैं, अब देखिए फलक मतलब होता है साइड। तो पत्थर को तोड़ के उसका एक साइड यूज़ किया, मतलब इसको तिरछा तोड़ा, ठीक है, जिससे एक साइड नुकीला हो गया और दूसरा साइड कुंद हो गया। तो जो नुकीला साइड है उसका उपकरण बना लिया, तो इसको बोला गया कि फलक उपकरण है। फिर तीसरे चरण में ब्लेड उपकरणों का प्रयोग हो गया। ब्लेड उपकरण मतलब अब जो पूरा पत्थर है वो ही नुकीला बनने लगा, ठीक है, इस तरह का, मतलब पूरा पत्थर अत्यंत छोटा चिपटा, ठीक है, नुकीला हो गया, ठीक। जैसे आप लोग कभी अगर ईंट को फोड़ते टाइम उसका कभी कभी देखते होंगे छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे नुकीला नुकीला टूटा रहता है, तो वही अगर कठोर किसी चीज़ का हो गया तो वो एक तरह से ब्लेड उपकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल को देखते हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल में कुछ संस्कृतियां भारत में जन्म ली। 2 उसमें संस्कृतियां हैं, एक है मद्रासी संस्कृति, दूसरी है सोहन संस्कृति। ये दोनों का संबंध किससे है, तो इन दोनों का संबंध जो है वो निम्न पुरा पाषाण काल से है। और इनके कौन कौन से स्थल हैं तो वही हम लोग को देखना है। तो मद्रासी संस्कृति ज़्यादा पुरानी है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति ने। जो स्थान है उस स्थान का नाम है पल्लवरम, ठीक है, स्थान का नाम है पल्लवरम, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पल्लवरम में एक हैंडेक्स मतलब हस्तकुठार खोजा, हस्तकुठार, पत्थर का एक हस्तकुठार खोजा, ऐसा होता है हस्तकुठार, ठीक है, इस तरह का, ये पूरा पत्थर का ही बना हुआ है, ठीक है। तो एक हस्तकुठार ऐसा खोजा है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्थल है जिसका नाम है अतिरपक्कम, इसको विलियम किंग ने खोजा था, ठीक है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली जो संस्कृति है उसका नाम है सोहन संस्कृति। ये कहाँ की है, तो ये पोतवार की सोहन घाटी की एक संस्कृति है, ठीक है, पोतवार की सोहन घाटी। अब भारत का अगर मैप देखें तो भारत के मैप में पोतवार कहाँ पड़ता है, तो ये अगर कश्मीर है तो ये पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे पोतवार का पठार पड़ता है सिंधु के उस पार, ठीक है। और वहीं पे सोहन नदी घाटी में ये सोहन संस्कृति को खोजा गया था, ठीक है, सोहन संस्कृति, ठीक। अब ये क्या है, तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे वर्टिकाश्म मिले हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेबुल संस्कृति। पेबुल मतलब होता है वर्टिकाश्म। अब क्या होता है वर्टिकाश्म, क्या चीज़ होती है, तो जब किसी बलुए पत्थर को हम लोग तिरछा तोड़ते हैं तो उसका एक परत ऐसे हो जाता है और दूसरा परत ऐसे हो जाएगा। तो एक परत जो नुकीला वाला होगा उसी को क्या कहते हैं, वर्टिकाश्म, और पूरे पत्थर को वर्टिका कहा गया, ठीक है। उसका यूज करके हम लोग क्या करते थे, वो लोग शिकार किया करते थे, तो इसीलिए पूरी संस्कृति का नाम ही पेबुल संस्कृति पड़ गया। इसके 2 स्थल है, दोनों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, एक का नाम है चौतरा और एक का नाम है पहलगांव, ठीक है। इसके अलावा सोहन संस्कृति के या कहें निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो डिडवाना क्षेत्र राजस्थान में मिले हैं,
मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी और भीमबेटका में मिले हैं और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में मिले हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इतिहास में जहाँ से तीनों काल के अवशेष मिले। तीनों काल मीन्स ये निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इन तीनों के अवशेष मिले हैं। उसके लिए एक कोड का यूज़ किया जाता है, उस कोड का नाम है भीम का बेलन सोने का है, सोने का है। ठीक है, अब क्या आशा है इसका? भीम से है भीमबेटका, भीम से भीमबेटका है। बेलन से बेलन घाटी है, बेलन से बेलन घाटी है, बेलन घाटी प्रयागराज में पड़ती है। ठीक है, और सोन से सोन घाटी, सोन घाटी है। तो ये इसमें 2 घाटियाँ और एक स्थल ऐसे हैं जहाँ से तीनों काल के अवशेष पाए गए। आगे हम लोग चलें अगर, तो हम लोग को देखना है मध्यपुरा पाषाण काल। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। स्थल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे और उच्च पुरा पाषाण काल पे आएंगे। उच्च पुरा पाषाण काल में कुछ स्थल अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम उसको देखेंगे। अब देखिए क्या होता है उच्च पुरा पाषाण काल में। ये हो जाता है ना कि ये चीज़ें हम लोगों ने देखी ही थी कि कहाँ कहाँ से तीनों काल के अवशेष मिले हैं और उपकरण और उद्योग के बारे में देखा था। अब कुछ हम लोग स्थल देखेंगे अगर उच्च पुरा पाषाण काल के। तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ से मिलते हैं, तो ये देखिए एमपी के बाघौर नामक स्थल से एक चबूतरा मिला है। ठीक है, और भीमबेटका में मिला ही है, जैसा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा वही उच्च पुरा पाषाण काल के अगर यूपी में स्थलों की बात करें तो यूपी में विंध्य घाटी तथा बेलन घाटी में, तो बेलन घाटी में लोहदा नाला नामक एक स्थल है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अस्थि की मातृ देवी मूर्ति पाई गई है। ठीक है, ये हड्डी से निर्मित है और इसको मातृ देवी मूर्ति कहा गया है। ठीक है, तो उस काल में इस तरह के कला का प्रदर्शन होना अपने आप में विलक्षण है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा एक स्थल चौपानी मांडो है जो आगे भी मिलेगा। चौपानी मांडो ऐसा स्थल है जहाँ उच्च पुरा पाषाण से नव पाषाण काल तक के स्थल मिलते हैं। कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ संस्कृतियों का एक अनुक्रम पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। जैसे अभी जो भीम का बेलन सोने का है, ऊपर हम लोगों ने देखा था 3 स्थल, वो 3 स्थल भी क्या है? अनुक्रम ही तो है। अनुक्रम मतलब होता है कि जब किसी स्थल की खुदाई में एक संस्तर के बाद अगला ऐसे संस्तर मिलता चला जाए और अलग अलग काल का हो। जैसे ये अगर लोअर पैलियोलिथिक है, फिर मीडियम पैलियोलिथिक है, फिर अपर पैलियोलिथिक है। ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इस तरह के अगर मिलते चले जाएं तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे संस्कृतियों का एक अनुक्रम है। तो चौपानी मांडो में अपर पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक एक अनुक्रम पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से कुछ स्थल मिलते हैं। इसके एक स्थल रेनीगुंटूर और वेटमचल्ला 2 स्थल हैं। कर्नूल एक जिला है जहाँ से प्राचीनतम चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कर्नूल से प्राचीनतम चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। ये था हमारा पुरा पाषाण काल। अब अगर पूरा पाषाण काल से हम लोग मध्य पाषाण काल की तरफ चलें तो हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए मध्य पाषाण काल यहाँ पे है। तो मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन आ गए? तो परिवर्तन का मेन जो कारक रहा, जो ड्राइविंग एजेंट है, वो है हिम युग की समाप्ति। हिम युग की समाप्ति होती है 10,000 BC के आसपास, और इसके बाद क्या होता है? इससे नवीन मृदा और वनस्पतियों का जन्म होता है। क्योंकि जब तापमान में उच्चता आती है, तापमान बढ़ता है, तो वनस्पतियों में विविधता आती है और मृदा में एक तरह से परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है? शाकाहारियों का उदय होता है। मतलब जब हरी वनस्पतियाँ पैदा होंगी, हरी वनस्पतियाँ होंगी, तो उसको खाने के लिए जीवों का भी उदय होगा, तो शाकाहारियों का उदय हुआ और धीरे धीरे मानव और जीव संबंध बढ़ने लगे। क्योंकि ये ऐसे जीव थे जो मानव को खाते तो थे नहीं, तो मानव से उनके संबंध हुए, मानव से परिचय हुआ, और जिस जीव को सबसे पहले मानव ने पाला उसका नाम था कुत्ता। ठीक है, इसके अलावा अन्य भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सब से भी मानव का परिचय हुआ, और इसका परिणाम अंततः क्या हुआ कि पशुपालन का प्रारंभ हुआ। व्यापक स्तर पे नहीं, लेकिन प्रारंभ हो गया। ठीक, और इसके 2 स्थल मिले हैं, 2 प्रामाणिक स्थल मिले हैं। एक का नाम है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और दूसरे का नाम है बागौर राजस्थान। देखिए 2 स्थल है इतिहास में, एक है बागौर, ठीक है, जो है राजस्थान, और एक है बाघौर जो है MP।
ठीक है। तो बागौर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य पाषाण काल का ऐसा स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक स्थल है मांडी, ये यूपी में पड़ता है, और एक स्थल है मांडा, ये है जम्मू कश्मीर में। ये दोनों स्थल जो है ना, ये दोनों स्थल हड़प्पा काल के हैं। अभी यही बता दे रहा हूँ, बाद में हड़प्पा में इसको देखेंगे। तो ये आयोग जो है कन्फ्यूज करने के लिए हमेशा प्रश्न ऐसे बनाता है जो मिलते जुलते नाम के स्थल हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है, अब देखिए पशुपालन का प्रारंभ हो गया, कुछ जगहों पर साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं कि लोग साथ रहने लगे थे। अब वैसे साक्ष्यों को और फिर शवाधान के साक्ष्यों को महत्व देते हुए हम लोग अगर स्थलों को देखें तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के स्थलों को अगर देखना चाहें तो इसमें पहला स्थल मिलता है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर से पहला स्थल मिलता है। यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है लेखैया, एक स्थान है, वहाँ से 17 नर कंकाल शिलाश्रय मिले हैं। मतलब शिलाश्रय मतलब पत्थरों के नीचे 17 नर कंकालों का एक समूह मिला है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। दूसरा स्थल है लहुरा देव, जो संत कबीर नगर में स्थित है। लहुरा देव में भारत में कृषि के, भारत क्या भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लगभग 9000 BC अगर इसको मान लें। ठीक है, लगभग इतना। ठीक, मतलब मेहरगढ़ से भी पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और धान का प्राचीनतम साक्ष्य है और कृषि का भी प्राचीनतम साक्ष्य है। जो अन्न मिला है वो धान है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न बना दे कथन में कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की जाने वाली या बोई जाने वाली पहली प्रश्न धान थी, तो धान को मान लेंगे कि हाँ सही है। ठीक है, और पहला स्थल लहुरा देव था, ये भी सही है। लहुरा देव के बाद आता है मेहरगढ़। ठीक है, आगे हम लोग को मिलेगा। ठीक है, 9 पाषाण काल का स्थल है मेहरगढ़, और आगे चल के हड़प्पा तक इसका विस्तार होता है मेहरगढ़ का। तो उत्तर प्रदेश में लहुरा देव देखा, मिर्ज़ापुर देखा। आगे चलें तो सराय नाहररा एक स्थल है। ठीक है, सराय नाहररा एक स्थल है, मैदहा और दमदमा, ये तीनों जो स्थल हैं, ये तीनों स्थल जो हैं वो प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ एक ज़िला है, प्रयागराज से सटा हुआ ज़िला है। ठीक है, सराय नाहररा, मैदहा, दमदमा, ये 3 स्थल हैं। अब देखिए तीनों स्थल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सराय नाहररा से भी गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास क्या होता है? गर्तावास मतलब जैसे बंकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा बंकर। बंकर क्या होता है कि ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के ऐसे, और सामने ऐसे कुछ रख लिया और इसमें अपना निवास बना लिया। ठीक है, अंदर रहने लगे। उसी तरह का गर्तावास भी होता है। बंकर सेना बनाती है बम से बचने के लिए, फायरिंग से बचने के लिए, तो उसी तरह का ये एक तरह का गर्तावास रहने के लिए स्थान था। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, सराय नाहरराय में सींग या अस्थि के निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, उपकरण मिले हैं। ठीक, और मैदहा में मृग श्रृंग के मतलब हिरन के सींग के छल्ले मिले हैं, मतलब आभूषण मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आभूषण का नाम ले तो मैदहा, और उपकरण का नाम ले तो सराय नाहर राय। ठीक है, दोनों जगह हड्डी के ही अलग अलग चीज़ें मिले, यहाँ उपकरण मिला है, यहाँ आभूषण मिला है, यही कन्फ्यूज करता है। बाकी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं इसमें। ठीक, मैदहा से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो स्थल है सई नदी के किनारे दमदमा स्थित है, जहाँ 41 मानव शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसमें एकल हैं, द्विमानव हैं, त्रिमानव के साक्ष्य मिले। इसके अलावा दमदमा से हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगर हम लोग आगे चलें तो हम लोगों ने चौपानी मांडो को उच्च पुरापाषाण काल में भी देखा था। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में चौपानी मांडो को देखा था। यहाँ पे चौपानी मांडो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये इस संस्कृति के विस्तृत प्रमाण मिले चौपानी मांडो से। ठीक है, तो VD मिश्रा का ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि हस्त निर्मित प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो चौपानी मांडो से मिले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल के स्थल। ठीक है, और अगर स्थल हम लोग देखना चाहें तो हम लोग कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पाषाण से मध्य पाषाण के बीच जो एक अंतर आया है वो अंतर ये आया कि नदी घाटियों से निकल के मानव कहाँ पे आ गया, मैदान में आ गया। उदाहरण कैसे, जैसे पुरापाषाण काल में सोन नदी घाटी देखे थे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा बेलन, सोन, ये सब नदी घाटियाँ थी। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में जब हम लोग स्थल देख रहे हैं तो अभी हम लोगों ने सराय नाहर देखा, मैदहा देखा। ये प्रतापगढ़ कैसा इलाका है, तो मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाकों में पाए जाने लगे स्थल।
अन्य चीज़ों की बात करें अगर, तो अन्य स्थलों में हम लोग एक स्थल जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये स्थल जो है वो क्या हो रहा है, ये एक अनुक्रम दिखा रहा है। ये मध्य प्रदेश का स्थल है भीमबेटका, ठीक है। लेकिन भीमबेटका में दो चीज़ें जाननी है, ठीक है। पहली चीज़ कि इसमें चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो प्रारंभ इसका हो गया था उच्च पुरापाषाण काल से। लेकिन बहुतायत चित्र कब पाए गए, तो ज़्यादातर चित्र किस काल के हैं, तो मध्यपाषाण काल के। भीमबेटका के अधिकतर चित्र मध्यपाषाण काल के हैं, ठीक है। इन चित्रों का विषय क्या रहा, तो इन चित्रों का विषय रहा आखेट, ठीक है, उस समय का। इसके अलावा कुछ मानव संवेदनाएं, ठीक है, जैसे माँ का चित्र है किसी को लिए हुए। इसके अलावा संयुक्त या सामूहिक अभियान पे जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये इसके प्रमुख विषय। और अगर स्थल हम लोग देखना चाहें तो हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देखिए गुजरात के लंगनाज में स्थल है, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा, घेलोर, नागार्जुनी कोंडा, कर्नाटक के संगनकल्लू और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से हम लोग को मिलता है। इससे समझने वाली चीज़ ये है कि कभी भी इसके डीप में ऐसे जाके पूछ नहीं लेगा, ठीक है। अगर पूछ भी लिया ना तो ये चारों नाम दे देगा ऐसे कि ऐसे लंगनाज लिख दिया और ऑप्शन में इधर गुजरात लिख दिया, ठीक है। अब कह देगा कि भाई ये सुमेलित है कि नहीं है, या तो इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कौन स्थल कहाँ पे है। जैसे नागार्जुनी कोंडा एक फेमस स्थल है, तो आप इसको भूल नहीं सकते। संगनकल्लू का यूज़ हम लोग आगे फिर करेंगे नवपाषाण काल में, न्यू पैलियोलिथिक में करेंगे, तो हम लोग इसको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्थल का नाम आप ऐसे मोटी मोटा दिमाग में बनाए रखिए कि अगर प्रश्न बन ही गया तो बन सकते हैं। कथन वाले प्रश्न हम लोग को गलत नहीं करने। जैसे कथन क्या बन सकता है, जैसे ऐसे बोल सकता है कि मध्यपाषाण काल के उपकरण दक्षिण भारत में प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि मध्यपाषाण के उपकरण कश्मीर से प्राप्त नहीं हुए, तो ये अपने आप में सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहाँ से पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पुरापाषाण के प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नवपाषाण के प्राप्त हुए हैं, लेकिन मध्यपाषाण काल के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं, ठीक है। तो एक अपवाद जैसी चीज़ भी है, इसलिए प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब आगे हम लोग चलें तो हम लोग नवपाषाण काल पे चलते हैं, और नवपाषाण काल के बाद हमारा पाषाण काल खत्म हो जाएगा, जो कि इतिहास का एक बोरिंग चैप्टर माना जाता है, ठीक है। मतलब इसको कर लिया तो फिर समझिए कि बाकी चीज़ें इससे सरल और ज़्यादा सहज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये नवपाषाण काल किस किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। क्या चीज़ रिवाइज करेंगे कि कौन इसको क्या क्या कहा है। तो इसके प्रथम साक्ष्य लामेसूर्य ने खोदा था टोंस घाटी से 1860 में, ठीक है। और क्या है, तो ये है कि गार्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति का काल कहा और खाद्य उत्पादक संस्कृति कहा, ठीक है। अब हम लोग अगर स्थलों पे चले या पहले इसकी विशेषताएं जानें, तो कृषि का व्यापक शुभारंभ हो चुका है, पशुपालन व्यापक रूप से प्रचलित हो चुका है, पालिशदार कुल्हाड़ियाँ बनने लगी हैं, उपकरण पालिशदार हो गए हैं, चाक पर मृदभांड की व्यवस्था हो चुकी है। अब मृदभांड जो हाथ से नहीं बनाने पड़ रहे हैं, अब ये चाक से बन जा रहे हैं, ठीक है। आगे चले तो अगर हम लोग स्थलों को देखें तो स्थलों में सबसे पहले जो स्थल हम लोग को देखना चाहिए वो जम्मू कश्मीर से शुरू करें अगर, तो पहला स्थल है जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम, ठीक है। बुर्जहोम का नाम भुर्ज वृक्ष के स्थान के नाम से रखा गया है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बुर्जहोम के बारे में है कि कुत्ते के साथ स्वामी को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, गर्तावास के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बुर्जहोम है। इसकी खोज डी टेरा पीटरसन ने की थी, और यहाँ ये लोग खेती से परिचित थे, मछली के शिकार के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बनने वाला क्षेत्र है वो देखिए यहाँ पे है, हम लोगों ने भी इसकी बात की, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कुत्ते के साथ स्वामी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला स्थल है गुफकराल, ठीक है। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, ठीक। हड्डी के पालिशदार हथियार का प्रयोग तथा गर्तावास के प्रमाण यहाँ से भी मिले हुए हैं, ठीक है, गर्तावास के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। आगे चलें, अगर हम लोग मध्य भारत या उत्तर प्रदेश के स्थलों की बात करें तो यहाँ से एक स्थल प्रसिद्ध है कोल्डिहवा। ये 4000 BC पुराना है और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इससे इसी काल का नवपाषाण काल का ही मेहरगढ़ भी है,
आगे हम लोग को उत्तर पश्चिम भारत में मिलेगा। कोल्डीवा जो है वो बेलन घाटी में स्थित स्थल है। चावल के स्पष्ट खेती के साक्ष्य मिले हैं, जबकि जो हम लोग को लहुरा देव था ना, लहुरा देव से हम लोग को धान के साक्ष्य मिले थे, वो भी वन्य धान था, तो एक तरह से धान के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, धान के साक्ष्य अनाज के रूप में मिले थे, उसकी विस्तृत खेती के साक्ष्य नहीं मिले थे, जबकि यहाँ चावल के साक्ष्य के साथ कृषि के होने का प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, बेलन घाटी प्रयागराज में स्थित है, कोल्डीवा प्रयागराज का ही एक स्थल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्थल और हैं, इसमें पंचो है जहाँ से हमको गौशाला मिलती है। ठीक है, महगरा है, ये महगड़ा से कंफ्यूज मत होइएगा, महगरा है, ये पशु बाड़ा चावल के लिए जाना जाता है, ये इलाहाबाद का स्थल है। ठीक है, इसके अलावा सोनघाटी का चौपानी मांडो आप लोगों को बताया था कि यहाँ नवपाषाण काल तक लगातार संस्कृतियों का एक अनुक्रम पाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में बात करें तो बागौर हमारा पहले ही था, जो कि मध्य पाषाण काल में भी था और नवपाषाण काल का भी स्थल है। इसके अलावा बालाथल जो कि उदयपुर में स्थित है, यहाँ संस्कृति के 22 स्तर पाए गए हैं, मतलब 22 बार खुदाई हुई है और 22 अलग अलग संस्कृतियों के स्तर पाए गए हैं। सोचिए कितना बृहद स्तर है ये। ठीक है, ये स्थल कितना ज़्यादा संस्कृतियों को सस्टेन करता है, अपने अंदर धारण किए हुए। ये नवपाषाण काल से हड़प्पा तक का विस्तार है बालाथल में, ये हम लोग को हड़प्पा में फिर मिलेगा। गणेश्वर एक स्थल है जो सीकर में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। कॉपर के प्रयोग का साक्ष्य यहाँ मिलता है। गणेश्वर वो स्थल है जो हड़प्पा काल तक ये इसका विस्तार है और हड़प्पा काल तक ये कॉपर मतलब तांबे की आपूर्ति करता रहा है। ठीक है, तांबे की आपूर्ति करता रहा है। आगे चलते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में कुछ और स्थल हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्थल जो था वो है हमारा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल से हड़प्पा तक इसका विस्तार है। यहाँ गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कृषि के नहीं, गेहूं जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धातु को गलाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अस्थाई बसावट का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इतनी चीज़ों के लिए मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। ये जो गेहूं जौ के साक्ष्य मिले वो 7000 BC के हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, तीनों देख लें एक साथ। तो हम लोगों ने देखा था लहुरा देव, ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा मेहरगढ़, फिर हम लोगों ने कोल्डीवा भी पीछे देखा था। ठीक, अब देखिए क्या साम्यता है, क्या अंतर है। ये 9000 BC का है। ठीक है, मतलब ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। ये दोनों, ये 7000 और ये 6000, ये दोनों नियो पैलियोलिथिक नवपाषाण काल के स्थल हैं। यहाँ से गेहूँ मिला है, जौ मिला है, ठीक है, कपास मिला है। यहाँ से चावल का स्पष्ट प्रमाण मिला है और लहुरा देव से धान का और या कह लें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये तीनों साम्यताएं और अंतर इन दोनों के बीच में है। आगे हम लोग चलें तो हम लोग को इधर देखना है, एक स्थल हम लोग को उत्तर पूर्वी भारत में देखना है। स्थल का नाम है चिरांद, ये बिहार में स्थल है। ठीक है, इसके अलावा एक और स्थल है, इसका नाम है सेनुआर, ये भी बिहार में है। चिरांद क्यों फेमस है, ये झील के तट पर स्थित शहर है। ठीक है, ये इसलिए जाना जाता है, झील के तट पर स्थित है। और एक चीज़ और है, हिरन के हड्डी से हथियार यहाँ निर्मित मिले हैं। इसके अलावा क्या जानने वाली बात है, चिरांद में सर्वाधिक मतलब 2000 से ज़्यादा किस तरह के मिली हैं चीज़ें, तो 2000 से ज़्यादा मिली हैं हड्डी उपकरण, हड्डी के हथियार। ठीक है, यहाँ पे मिले हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें असम और मेघालय तक इसका विस्तार मिला है, गारो पहाड़ी तक इसका विस्तार है। असम में एक स्थल है, इसका नाम है दाउजली हेडिंग तक नवपाषाण काल के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा दक्षिण भारत में चलें तो दक्षिण भारत में हम लोग देखें अगर तो एक स्थल है। अब देखिए यहाँ एक समझने वाली चीज़ थी, समझने वाली चीज़ क्या है, थोड़ा मैप बना के समझाते हैं। ये देखिए, ये भारत है। ठीक है, और भारत के अलग अलग पार्ट में कैसे ये संस्कृतियाँ फैली हुई हैं, ये समझना अगर चाहें तो काल का अंतर धीरे धीरे हुआ है प्रसार के साथ। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ है मेहरगढ़। ठीक, ये है मेहरगढ़,
यहाँ संस्कृति, यही संस्कृति जो जिसको हम लोग नवपाषाण काल कह रहे हैं सारी विशेषताओं के साथ, यहाँ पे 7000 BC में प्रकट हुई है। ठीक, यही संस्कृति जब बालाथल में आती है तो टाइम पीरियड हो गया है 4000 BC। ठीक है, तब 5000 से 4000 BC। ठीक, यही संस्कृति जो कोल्डिवा में है ये आदि आई है 6000 BC। ठीक है, यही संस्कृति जब आगे बढ़ी है तो चिरान तक पहुँचते पहुँचते इसको 1500 BC हो गया। समझ रहे हैं कितना धीमे ये बढ़ रही है आगे, मतलब इतने हजार वर्षों के बाद ये यहाँ पहुँची। ठीक है, और यही जब दक्षिण भारत में उतरी है तब तक आ गया है 1000 BC। मतलब संस्कृति वही है, लेकिन इसके प्रसार में जो टाइम गैप है उसकी वजह से कुछ विशेषताएं ऐड हो गई हैं, कुछ विशेषताएं हट गई हैं। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन बनने के चांसेस, जब थोड़ा सा डीप जाएगा ना तो हाथ खड़े हो जाएंगे सबके। अब देखें दक्षिण भारत में कर्नाटक एक स्थल है। ठीक है, कर्नाटक में जो स्थल है वो है मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू। देखिए संगनकल्लू हम लोग को वहाँ भी मिला था, टी नरसीपुर, तक्कलकोट, इतने स्थल हैं। इसमें से संगनकल्लू इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से राख का साक्ष्य मिला है। अब राख से क्या आशय लगाया जा रहा है, राख जो है वो पशु अपशिष्ट का है। ठीक, अब इस छोटी सी चीज़ से क्वेश्चन क्यों बने ये थोड़ा समझने वाली बात है। क्यों ये क्वेश्चन पूछ ले कि राख क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये पशु अपशिष्ट का राख है पहली बात। इसका मतलब है कि लोग साथ में पशुपालन करके और उनका एक जगह इकट्ठा कर रहे थे अपशिष्ट, तभी तो ये बना। और साथ में पशुपालन कर रहे थे मतलब साथ में रह भी रहे थे। अब देखिए ये कितना बड़ा सबूत देता है कि लोग अस्थायी बसावट में रह रहे हैं, न सिर्फ अस्थायी बसावट में रह रहे हैं बल्कि सामूहिक पशुपालन भी कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ दिया इससे कि सामूहिक पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो आप तो ऐसे गोल गोल घूम जाओगे कि राख और सामूहिक पशुपालन का क्या संबंध है। लेकिन यही संबंध है कि अब ये पशु अपशिष्ट का ढेर लगा और इसमें फिर आग लग गई और इसके राख के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ऐसे राख के ढेर मिले हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है। ठीक है, इसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक स्थल है, इसका नाम है उतनूर, और एक और स्थल है पलवाय। पलवाय नाम है उसका। ये दो स्थल है, यहाँ से भी क्या मिले हैं, राख के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, और एक तमिलनाडु में स्थल है, उसका नाम है, उस स्थल का नाम है पय्यमपल्ली। ठीक है, तमिलनाडु का पय्यमपल्ली। इन जगहों से हमको दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। ठीक है, राख के ढेर के साथ निवास स्थान देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कई सारे स्थल हैं, लगभग 10 के करीब स्थल हैं, लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो संगनकल्लू यहाँ पे और उतनूर पलवाय यहाँ से। इसके अलावा कुछ स्थल इसके भी हैं, आंध्र के भी हैं, और कुछ तमिलनाडु के हैं, कुछ कर्नाटक के हैं और आंध्र के हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा पड़ता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो हम लोग अगली वीडियो में ताम्रपाषाण पढ़ लेंगे, फिर इसी के साथ लौह काल पढ़ लेंगे। नहीं तो चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ताम्रपाषाण बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले अपने। ठीक है, तो ताम्रपाषाण देख लेते हैं। ताम्रपाषाण के बाद हमारा, अब देखिए इसके साथ क्या खासियत है, इस एरा के साथ। अगर इसको हम लोग टेक्निकली समझें तो ऐसे टेक्निकली ताम्रपाषाणिक संस्कृति को समझा जाता है, क्या ऐसे इतिहास में समझा जाता है कि पहले आया पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट लिया इन लोगों ने, और एक का नाम रखा कि ये है पुरापाषाण। ठीक है, अगले का नाम रखा कि ये मध्यपाषाण है। ठीक, और फिर नवपाषाण। ये तो ठीक रहा क्योंकि इन तीनों में एक क्रम दिखाई देता है, चाहे वो हथियार हो गए, चाहे वो जीवन शैली हो गई। ठीक, इन सारी चीज़ों में बदलाव दिखाई देता है, धीरे धीरे आधुनिकीकरण दिखाई देता है। अब पाषाण के बाद जब सबसे पहले धातुओं का प्रयोग किया और पाषाण के साथ धातुओं का प्रयोग किया, तो उस काल को हम लोग कहे ताम्रपाषाण काल है। लेकिन इसी समय हड़प्पा भी अस्तित्व में आ गया। तो ताम्रपाषाण जो है वो हड़प्पा के पहले से लेके हड़प्पा के पश्चात तक विस्तृत है। ठीक है, ये हड़प्पा से पूर्व भी था, मतलब ताम्रपाषाण काल जो है वो हड़प्पा से पहले आया, हड़प्पा के समय भी रहा और हड़प्पा पश्चात भी रहा। ठीक है, तो ये और हड़प्पा कुछ देर तक, लगभग 1000 साल तक
ये चलता रहा और इनके बीच में पैरेलल संबंध रहा, समानांतर संबंध रहा, मतलब हड़प्पा भी चलता रहा बीच में, ताम्रपाषाण भी कंटिन्यू रहा। ठीक, इसके बाद ताम्रपाषाण से सीधे लौह काल आया और लौह काल के बाद हड़प्पा बदल गया वैदिक सभ्यता में। ठीक है, बदल क्या गया, वैदिक लोगों का आगमन हुआ और वैदिक सभ्यता उदय हो गई। ठीक, और बाद में हम लोग सीधे उठाते हैं इतिहास को महाजनपद काल से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बीच में। ठीक है, कि ताम्रपाषाण पहले आया कि हड़प्पा पहले आया। ताम्रपाषाण हड़प्पा के पहले भी था, हड़प्पा के साथ चला, उसके बाद भी चला, फिर लौह काल आया और हड़प्पा के बाद लौह काल और वैदिक सभ्यता पहले आई। वैदिक सभ्यता जब खत्म होने वाली थी, मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे का परिचय भारत में हुआ। ठीक है, तो वो काल इस दृष्टि से लौह काल कहा गया और उधर उत्तर वैदिक आ गया था। ठीक है, तो बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिल गए और इसके बाद सीधे आता है महाजनपद काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद सूत्र काल आता है कुछ देर के लिए, 200-300 साल तक, इसके बाद आता है महाजनपद काल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ताम्रपाषाण को हम लोग अगर समझें तो ताम्रपाषाण काल उस काल को कहते हैं जब धातु में तांबे और पत्थर का साथ में प्रयोग हो रहा था। ठीक है, इन दोनों का साथ में प्रयोग किया जा रहा था। अब देखिए, इसमें 3 संस्कृतियां हैं। पहले का नाम है आहार, ठीक, दूसरे का नाम है मालवा संस्कृति और तीसरे का नाम है जोरवे संस्कृति। ये तीनों संस्कृतियां उसी काल की हैं। तो सबसे पहले आहार संस्कृति को देखेंगे। इसमें कुल 3 स्थल है। ठीक, एक आहार खुद है, फिर दूसरा है गिलुंड और फिर बालाथल। बालाथल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कहाँ है, राजस्थान में है और ये भी राजस्थान में है, तीनों स्थल राजस्थान में ही है। ठीक, अब जो बनास नदी के तट पे ये आहार स्थल है, इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती। ठीक है, तांबे का शहर ही इसको कहा जाता था। इसमें 3 चरण संस्कृतियों के पाए जाते हैं। ताम्रवती में तांबा का कारखाना था और तांबा का उत्पादन यहाँ से किया जाता था, इसलिए ये ताम्रपाषाण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। और जो पहली संस्कृति है आहार संस्कृति जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसका एक प्रमुख स्थल है। अगली संस्कृति जो है वो उसको हम लोग कहते हैं मालवा संस्कृति। इसका विस्तार मालवा क्षेत्र में है। मालवा आप लोग जान रहे हैं किस क्षेत्र को कहा जाता है, जो ये अगर मैप है ऐसे, तो ये जगह जो है उसको मालवा कहा जाता है। तो कायथा संस्कृति जो है ये मालवा संस्कृति का ही एक हिस्सा है। ये बहुसांस्कृतिक अपने आप को प्रदर्शित करती है और नर्मदा से काली सिंध के बीच में इसका विस्तार है। मालवा के जो मृदभांड है ये अत्यंत अपने रंग संरचना की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट होने की वजह से विशिष्ट पहचान रखते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट रहने की वजह से विशिष्ट पहचान रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे उत्कृष्ट मृदभांड ताम्रपाषाण में कौन है, तो मालवा मृदभांड सबसे उत्कृष्ट मृदभांड है। ठीक है, ये कैसे हैं, तो ये काले और लाल मृदभांड हैं। ठीक है, अब देखिए कायथा संस्कृति के अगर स्थल देखे जाएँ तो 3 स्थल हैं, एक है नवदा टोली, एक है एरण और एक है नगदा। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन नवदा टोली जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों, इसकी खोज HD संकालिया ने की है और ये ताम्रपाषाण का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कथन में, कथन बना के। ठीक है, यहाँ पे चित्रित काले और लाल मृदभांड मिले हैं जो कि मालवा मृदभांड ही हैं। ठीक है, उन्हीं का स्थल है तो मृदभांड भी वही होंगे। अब आगे चले हम लोग, तो अगली संस्कृति जो मिलती है वो हमको मिलती है जोरवे संस्कृति। ठीक है, जोरवे जो स्थल है वो प्रवरा नदी के तट पे है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके जो स्थल हैं इसमें सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है और इनाम गांव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जोरवे खुद एक स्थल भी है और संस्कृति का नाम भी इसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, ये तांबे की वस्तुओं का व्यापक प्रयोग के लिए जाना जाता है, तांबे की वस्तुओं के व्यापक प्रयोग के लिए जाना जाता है। जबकि इनाम गांव जो है वो किलाबंद था और यहाँ से 5 कमरों का मकान पाया गया है, इसलिए इसको कहा गया कि इनाम गांव शहरीकरण के प्राचीनतम साक्ष्य प्रदर्शित करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ताम्रपाषाण में किस स्थल से शहरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हो गया आपका इनाम गांव। ठीक है, ये खाई से घिरा हुआ था, चूल्हों वाले कच्चे मकान और गड्ढे वाले मकान यहाँ पे मिले हैं। 4 आयताकार और 1 गोलाकार मकान के साक्ष्य मिले। जो चीज़ें मार्क की हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट है और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1000 BC के आसपास भारत में लोहे का आगमन होता है और लोहे के आगमन को अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले प्राप्त किया गया। ये एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक प्राइम स्थल है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसका, ये महत्वपूर्ण स्थान है लौह काल का, लौह काल का।
ठीक है। और व्हीलर महोदय ने लोहे को जनतांत्रिक धातु के नाम से पुकारा। कहा इसने क्या किया है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। कैसे, अब क्या हुआ इससे गहरी खुदाई हुई और कृषि में गहरी खुदाई होने से क्या हुआ, कृषि का महत्व बढ़ा, उपज बढ़ी और इससे क्या हुआ, ज़्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व हुए, कृषि में ज़्यादा लोगों को शामिल होने का मौका मिला। इससे क्या हुआ, कृषि के विस्तार से रोजगार लोगों को मिला और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व हुए, आवश्यकता हुई, तो इससे क्या हुआ, जनतंत्र मतलब लोगों की भागीदारी बढ़ी कृषि में। ठीक है, इस लिहाज से ये कहा गया है। इसके बाद हम लोग को हड़प्पा पढ़ना है और हड़प्पा के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे अगले में। तो इसी पे समाप्त करते हैं वीडियो को। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सुधार हो सकता है, क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फ्यूचर पीसीएस। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जो लोग देश के योग्य हैं, देख सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले हम लोगों ने मैपिंग सीरीज़ चलाई थी, तो वो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। 10 वीडियो है टोटल अभी, फिर उसमें और वीडियो अभी आएंगे। ठीक है, और हम लोग का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पीडीएफ, अभी लोग मैपिंग के पीडीएफ के लिए बार बार कह रहे हैं, अभी नहीं डाली गई है, थोड़ी देर में डाली जाएगी। पहले उसको प्रिपेयर तो हो जाने दीजिए अच्छे से। आधी अधूरी चीज़ डाल के क्या होगा, पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्विज मिलेगा जीएस का, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और प्री के रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट जो भी है वो किया जाएगा। ठीक है, आरओ यूपी पीसीएस बीपीएससी सबके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए।